दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टैड ह्यूग्स की एक फेमस पोएम हॉक रूस्टिंग को डिस्कस करेंगे। ये एक एनिमल पोएम है दोस्तों। आपको मालूम होगा टैड ह्यूग्स की और भी पोएम्स आपने पढ़ी होगी। तो ये एनिमल्स पर लिखना बहुत पसंद करते थे और एनिमल्स की क्रूएलिटी को ज़्यादा बताते थे। वो इनकी स्पेशल थीम हुआ करती थी। अब आप कहोगे हॉक तो यार एक बाज है, मतलब एक पक्षी है, तो ये एनिमल पोएम कैसे हुई? वो सब मैं आपको आगे समझाऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, इसकी थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये हॉक रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हॉक का मतलब होता है बाज। एक बड़ा सा पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता है पंख फैलाकर, उसे हम बाज कहते हैं, तो उसको हॉक कहते हैं इंग्लिश में। और रोस्टिंग का मतलब होता है जब वो आराम करता है किसी चट्टान पर जाकर अपना बसेरा बनाकर। तो एक बाज की बात की गई है इस पोएम में। इस पोएम की पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड। ये एक बाज कह रहा है कि मैं जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता हूँ। माई आइज क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद रहती है उस वक्त। इन एक्शन, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कोई एक्शन नहीं करता दूसरे पक्षियों की तरह, इधर उधर दौड़ता नहीं हूँ अपने खाने की खोज में। बस शांति से अपनी आंखें क्लोज करके बैठा रहता हूँ। नो नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, और ना ही ऐसे सपने देखता हूँ जो कि झूठे होते हैं। देखो, मैं एक बाज हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ अपनी आंखें बंद करके, दूसरे पक्षियों की तरह यहाँ वहाँ भाग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठे सपने देख रहा हूँ। आंखें बंद है इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपने देख रहा हूँ। उस बाज को एक घमंड है दोस्तों। वो क्या बोलता है? बिटवीन माई हुक्ड हेड। ये हुक्ड हेड का मतलब अपनी चोंच की बात कर रहा है कि मैं अपने चोंच में दबाकर किसी को भी पकड़ सकता हूँ। एंड माई हुक्ड फीट, उसके जो नाखून होते हैं वो भी मुड़े हुए होते हैं उसकी चोंच की तरह, उसमें भी दबाकर वो बड़े से बड़े शिकार को पकड़ लेता है। कहता है कि मैं ऐसे किसी भी शिकार को पकड़ सकता हूँ। उसको घमंड है। आगे वो क्या बोलता है? और इन स्लीप, जब मैं अपनी ध्यान में मग्न रहता हूँ। यहाँ पे स्लीप का मतलब सोना नहीं है। जब मैं अपने ध्यान में मग्न रहता हूँ तो मैं कैसे सपने देखता हूँ? रिहर्स, मैं रिहर्स करता हूँ। रिहर्स का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करता हूँ कि किस तरह से परफेक्टली किल्स एंड ईट, कि मैं अपने शिकार को किस तरह से परफेक्टली पकड़ूंगा, उसे मारूंगा और खाऊंगा। तो मैं कोई झूठे सपने नहीं देखता, मैं सिर्फ यही देखता हूं कि मेरे मकसद की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। आगे वो बाज बड़ी कमाल की बात करता है। कहता है द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज। ये जो बड़े बड़े जंगल के पेड़ है ना, हाई ट्रीज, ये मेरी आवश्यकता के अनुसार ही बने हुए हैं। ये बड़े कन्वीनियंट हैं मेरे हिसाब से। वो कह रहा है कि नेचर ने ये पेड़ खास तौर पे मेरे लिए ही बनाए हैं, इतने बड़े बड़े। द एयर बियॉन्ड सी एंड सन्स रे, ये हवा की ये हवा और ये सूरज की किरणें आर ऑफ एडवांटेज टू मी। ये सारी चीज़ें एडवांटेज प्रदान करती है, एडवांटेज देती है कि मैं अपने मकसद की प्राप्ति कर सकूं। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। कितना घमंडी है ये बाज। और वो आगे क्या बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से बनी हुई है। इवन ये अर्थ जो है, द अर्थ फेस, ये अर्थ का जो फेस है अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो किसके लिए उठा हुआ है? मेरे लिए। फॉर माई इंस्पेक्शन, ताकि मैं अपने शिकार का इंस्पेक्शन कर सकूं। ये अर्थ भी, ये पृथ्वी भी ऊपर की तरफ जो उठी हुई है ना, ये मेरे लिए उठी हुई है ताकि मैं अपने शिकार का ढंग से इंस्पेक्शन कर सकूं। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क। ये बाज बोलता है कि मेरे पैरों ने इस रफ बार्क यानी कि सूखी कड़क डाली को ढंग से पकड़ रखा है, लॉक करके पकड़ रखा है। बाज क्या बोलता है? मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। टुक होल ऑफ क्रिएशन, कि मेरे जैसी काया को बनाने में भगवान को शायद बहुत मेहनत लगी होगी। टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फेदर, मेरे एक एक पंख को बनाने में, मेरे पैरों को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि इतना परफेक्टली बनाया ना। और अब नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, भगवान की बाकी बनाई चीज़ों को मैं इन्हीं पंजों में, जिन पंजों को भगवान ने बनाने में बहुत टाइम लिया है, उन्हीं पंजों में भगवान की बनाई दूसरी चीज़ों को किस तरीके से पकड़ता हूँ, होल्ड करता हूँ। या तो मैं ये चीज़ें करता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को पकड़ता हूँ, या फिर और फ्लाई अप, या फिर आसमान में गोल गोल घूमता हूँ। एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गोल गोल उड़ता हुआ जाता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज, जहाँ मुझे इच्छा होती है, जो मुझे इच्छा होती है मैं मार देता हूँ। बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मेरी है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का राजा हूँ। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, ये मेरी बॉडी है ना, इसके अंदर कोई सोफिस्ट्री नहीं है, कोई लॉजिक से बातें नहीं सोचता मैं।
यानी दूसरों की फीलिंग्स की मैं कोई परवाह नहीं करता। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मेरी आदतों में तो यह है कि मैं अपने पंजों से या अपने चोंच से दूसरों के सिरों को अलग करूं। टीयरिंग ऑफ हेड्स का मतलब दूसरों के सिरों को उनके धड़ से अलग कर दूं। बस मैंने तो यही सीखा है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ। मैं लोगों को डेथ अलॉट करता हूं, मतलब डेथ देना मेरा काम है। मैं जब भी उड़ता हूं, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट्स इज डायरेक्ट। जब मैं उड़ता हूं तो डायरेक्टली, जब भी मैं अपनी उड़ान भरता हूं तो डायरेक्टली वो उड़ान किसी ना किसी की मौत से जुड़ी होती है। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग का मतलब मेरी वो उड़ान किसी ना किसी की मौत से जुड़ी होती है। मेरी नज़रों से कोई बच नहीं पाता। अगर मैंने उड़ान भरी है ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी की मौत होना तय है। नो आर्ग्यूमेंट्स एजर्ट माई राइट। और इस चीज़ के लिए मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता फिरूंगा कि मैंने उसे क्यों मारा, क्योंकि ये सब मेरा काम नहीं है। मैं जिसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मार सकता हूँ, क्योंकि ये कायनात मेरी है, ये मेरे लिए बनाई गई है। द सन इज बिहाइंड मी। ये सूरज मेरे पीछे है, इस पर भी मेरा हक है, ये भी मेरे लिए ही बना है। नथिंग इज चेंज्ड सिंस आई बिगन। और जब से मैं इस दुनिया में आया हूं तब से इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नथिंग इज चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि माई आई हैज परमिटेड नो चेंज। मेरी आंखों ने अब तक किसी चेंज को परमिशन नहीं दी है होने की। मेरी आंखों ने किसी को भी परमिशन नहीं दी है चीज़ों को बदलने की। एंड आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और अब मैं इन चीज़ों को ऐसे ही रहने दूंगा, यानी कि इनको चेंज नहीं होने दूंगा। सवाल ये आता है कि हॉक रूस्टिंग जैसी पोएम हमें पढ़ाई क्यों जा रही है हमारे सिलेबस में। जब हम ऐसी पोएम पढ़ लेते हैं, फिर इसका एनालिसिस नहीं समझते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझते हैं, तो फिर सोचते हैं यार हमने पढ़ी तो क्यों पढ़ी। वैसे इस चीज़ को समझाने की कोशिश मैं करूंगा दोस्तों, लेकिन आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि टैड ह्यूग्स ने यहाँ पर कौन सा पक्षी चुना है। सबसे वायलेंट पक्षी, बाज। इंसानों वाली क्वालिटीज़ देकर, यानी वो बाज इंग्लिश भी जानता है और हमारी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पोएट कि इतने अग्रेसिव पक्षी के दिमाग में चलता क्या होगा जब वो शिकार करता होगा। कोई दया, कोई पछतावा क्या उसे कभी होता होगा जब वो मासूम जानवरों का शिकार करता होगा? उसके दिमाग में कभी रिग्रेट आता होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए नेचर ने उसे ऐसा बनाया है। ये पोएम और इस पोएम को लिखने वाला राइटर हमें एक ही चीज़ बता रहा है कि जिस नेचर में तुम ब्यूटी देखते हो ना, ब्यूटीफुल नेचर, वायलेंस भी उसी ब्यूटीफुल नेचर का हिस्सा है, पार्ट है। और ये मॉरलिटी जो चीज़ है ना, इंसान के बनाए हुए कानून, इंसान की बनाई हुई मॉरलिटी, वो सब हम इंसानों ने ही बना रखी है। नेचुरल वर्ल्ड यानी प्राकृतिक संसार इंसान की बनाई हुई इस मॉरलिटी और कानून के अंडर नहीं आता। हम इंसानों की दुनिया में वायलेंस को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को मार दे तो। लेकिन टैड ह्यूग्स का मतलब हमें ये समझाना है कि वायलेंस बड़ी नेचुरल चीज़ है। बाज जैसे जानवर को नेचर ने ही बनाया है हत्या करने के लिए। और जैसा बाज खुद बोल रहा है पोएम में कि ये नेचर ही मुझे हेल्प करती है शिकार करने के लिए। देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ किसके लिए बनाए? ये तेज़ आंखें, ये बड़े पंजे, ये मेरे शिकार को ईजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये नेचर मुझे हेल्प करती है ऐसा करने के लिए। और जैसे इंसानों की दुनिया में होता है, ये बायस बोलता है कि मुझे ना अपने इस किलर नेचर को जस्टिफाई करने के लिए किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा इंसान करता है ना। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं हूँ, प्रकृति ने मुझे ऐसा बनाया है भाई, मेरे पास कोई और रास्ता तो है नहीं। मैं अगर दूसरे जानवर को मारूंगा तभी ज़िंदा रहूँगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊँगा। खुद मरना तो मुझे मंजूर नहीं है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। ऐसा क्यों होता है जब हम जंगल में एक जानवर को दूसरे मासूम जानवर को मारते हुए देखते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है, हमें उस बड़े जानवर को सज़ा देनी चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि वो जानवर है, उसका नेचर है हत्या करने का, वो कोई और काम नहीं कर सकता, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास में। टैड ह्यूग्स की इस हॉक रूस्टिंग की तरह एक और पोएम है दोस्तों, सेम टू सेम, पाइक। उसमें भी सिमिलर सी थीम को फॉलो किया है। उसमें भी एक वायलेंट मछली के बारे में बताया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पोएट का फेवरेट टॉपिक था वायलेंस। अब कुछ समझदार क्रिटिक्स थे
एक आखिरी बात सुन लो। कुछ समझदार क्रिटिक्स थे जिन्होंने सोचा इस पोएम के जरिए टैड ह्यूग्स ज़रूर अपने टाइम के डिक्टेटर्स जैसे हिटलर और मुसोलिनी के आतंक को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, लेकिन टैड ह्यूग्स ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया कि नहीं, कहीं से भी मेरी पोएम को लिखते वक्त मेरे दिमाग में कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था। मैंने हिटलर या मुसोलिनी को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थी ये कविता, बल्कि ये तो एक आइडिया है, एक विचार जो मेरे दिमाग में आया कि नेचर जितना खूबसूरत है उतना वायलेंट भी है। तो यही इस पोएम के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पोएम का मेन आइडिया आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।